हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा बालाजी स्टडी मोशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी का भाषा और आधुनिकता नामक पाठ के इस गद्यांश को पढ़ाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, निश्चित रूप से इस बार परीक्षा में यह आ सकता है। तो बच्चों, हम देखते हैं भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया या एक महत्वपूर्ण गद्यांश और उसके कुछ प्रश्न और उत्तर। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा जो यह गद्यांश है वह भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं हमारा गद्यांश और फिर इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो देखते हैं बच्चों, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। बच्चों, इस गद्यांश के साथ साथ हम इसकी व्याख्या भी आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखिए, रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता, अर्थात भाषा की सुंदरता, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो भाषा और आधुनिकता से ही लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रमणीयता का अर्थ होता है भाषा की सुंदरता। ठीक है, सुंदरता और नित्य माने लगातार, नूतनता मतलब नवीनता, अन्योन्य आश्रित है। अन्योन्य आश्रित माने अन्य पर आश्रित अर्थात दूसरे पर टिकी हुई है। ठीक है, यानी जो भाषा की रमणीयता अर्थात सुंदरता होती है और जो उसकी नवीनता होती है वह एक दूसरे पर टिकी हुई होती है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती है। यानी जब सुंदरता, रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता, सुंदरता के अभाव में या सुंदरता की कमी में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती, अर्थात कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से मान्य नहीं होती है। और नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। अर्थात कह सकते हैं बच्चों कि जो नित्य यानी लगातार नवीनता होती है, नूतनता का अर्थ होता है नवीनता, वह किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। यानी बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो नूतनता होती है, नित्य यानी लगातार नूतनता होती है, वह किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में अर्थात उस नवीनता की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा यानी इस जनता और समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। उस चीज़ को अर्थात जिसमें नवीनता की कमी होती है उसे जनता और समाज के द्वारा स्वीकारा नहीं जाता है। फिर आगे देखिए, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता। यानी जिस प्रकार सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ एक समाज आगे बढ़ नहीं पाता है, वैसे ही यानी उसी प्रकार ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ अर्थात जो हमारी प्राचीन मान्यताएं या परंपराएं हैं उनसे जकड़ा हुआ जो समाज है वह आगे बढ़ नहीं पाता है, उसी प्रकार यानी जैसे पुरानी मान्यताएं या पुराने ख्याल की जो मान्यताएं हैं उनसे जकड़ा हुआ जो हमारा समाज है वह आगे बढ़ नहीं पाता है, उसी प्रकार यानी वैसे ही अर्थात उसी प्रकार ही पुरानी रीतियों और रिवाजों यानी जो रीति रिवाज हैं और शैलियों की जो परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यानी जो भाषा होती है वह संपूर्ण युग चेतना की, समूची का अर्थ होता है संपूर्ण युग चेतना की अभिव्यक्ति यानी विचार व्यक्त, अभिव्यक्ति का अर्थ होता है विचार व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होता है। अर्थात कह सकते हैं जो भाषा होती है वह संपूर्ण युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता, आगे देखिए बच्चों, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है
जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, और ऐसी सशक्तता भाषा तभी अर्जित कर सकती है, यानी एक भाषा ऐसी सशक्तता तभी वो अर्जित कर सकती है जब वह अपने युग के अनुकूल, यानी युगानुकूल का अर्थ होता है अपने युग के अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, यानी जो भाषा होती है वह सामाजिक भावों को प्रकट करने की सुबोधता के लिए अर्थात सुंदरता के लिए उद्देश्य रखने वाली, उद्दिष्ट का अर्थ होता है उद्देश्य रखने वाली होती है। यानी जो भाषा होती है वह सामाजिक भावों को प्रकट करने वाली और सुबोधता के लिए एक विशेष उद्देश्य रखने वाली होती है। उसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती, यानी उसके अतिरिक्त इस समाज में उसकी और किसी की कोई ज़रूरत सोची नहीं जा सकती। अर्थात कह सकते हैं बच्चों कि उसके अतिरिक्त उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों यह हमारा जो गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमको इसी गद्यांश से छांट कर देने हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी गद्यांश में उनके उत्तर। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। ठीक है, एक बार पुनः देखे ले रहे हैं कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो उत्तर बच्चों इसी गद्यांश में हम आपको बताएंगे कि सर्जक की, यहाँ पर देखते हैं सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, लेकिन कौन सूचित करती है? तो नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। ठीक है, ये उत्तर हमारा हो जाता है। यानी लगातार जो नवीनता होती है वह किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा इतना उत्तर हमारे पहले प्रश्न का हो जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखते हैं बच्चों हमारा जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि किससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं कि किससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता। तो इसी गद्यांश में बच्चों इसका उत्तर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर नंबर 2 हो जाता है। अब देखते हैं हमारा प्रश्न अगला, रमणीयता। यहाँ पर देखते हैं बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है कि रमणीयता तथा उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रमणीयता तथा उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि जो रमणीयता होती है, रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता, अर्थात किसी वस्तु की या भाषा की सुंदरता ही रमणीयता कहलाती है। अर्थात जो हमारे मन को प्रसन्नचित कर जाए वही रमणीय होता है, अर्थात वही सुंदर होता है। इसलिए रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता से, और जो उद्दिष्ट होता है, उद्दिष्ट का अर्थ होता है विशेष उद्देश्य को रखने वाली ही उद्दिष्ट कहलाती है। ठीक है, तो उद्दिष्ट का अर्थ होता है विशेष उद्देश्य को रखने वाली या उद्देश्य को रखने वाली। ठीक है, और रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता से। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है अगला बच्चों कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मैंने गद्यांश को पढ़ाने से पहले ही बताया था बच्चों कि इसमें कुछ रेखांकित लाइनें दी गई हैं, उनकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हम आपको बताए दे रहे हैं दोबारा, रेखांकित अंश यानी प्रस्तुत गद्यांश से जो रेखांकित लाइनें हैं उनकी व्याख्या हम आपको पुनः बताए दे रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए 2 लाइनें दी गई हैं रेखांकित। तो यहाँ पर रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, अर्थात रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता से। अभी मैंने प्रश्न में भी बताया रमणीयता का अर्थ सुंदरता। ठीक है, तो रमणीयता का अर्थ होता है सुंदरता और नित्य माने होता है लगातार, नूतनता मतलब नवीनता
अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित माने अन्य दूसरे पर आश्रित, अन्य पर अर्थात दूसरे पर टिकी हुई अर्थात आश्रित है। यानी जो रमणीयता और सुंदरता होती है वो एक दूसरे पर टिकी हुई होती है। ठीक है, रमणीयता और नित्य नवीनता एक दूसरे पर टिकी हुई होती है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है, अर्थात जो सुंदरता होती है उसके अभाव में या सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो रेखांकित लाइनें थी इनकी व्याख्या मैंने बताई, और इसके नीचे भी कुछ रेखांकित लाइनें दी गई हैं, इसकी भी व्याख्या हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यानी जो भाषा होती है वह संपूर्ण युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होती है, और ऐसी सशक्तता वह तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो भाषा होती है यानी किस भाषा होती है वह समूची अर्थात संपूर्ण युग चेतना यानी संसार की चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होती है। अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होती है, और ऐसी सशक्तता वह यानी ऐसी सशक्तता एक भाषा तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युग के अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके, अर्थात सही अर्थ को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो बच्चों यह हमारा जो दूसरा यानी गद्यांश का दूसरा भाग था रेखांकित लाइनों का, इसकी भी व्याख्या मैंने आपको बताई। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रस्तुत गद्यांश से जुड़ा हुआ। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो अभी देखिए मैंने आपको पहले ही गद्यांश को पढ़ाने से पहले ही बता दिया था कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है। यानी उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है, और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है? जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। यहाँ पर देखते हैं दिया गया है कि नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे जो नित्य नूतनता होती है, इसी प्रश्न यानी प्रश्न में आपको हम बताएंगे कि जो किसी देखते हैं बच्चों हमारा जो प्रश्न था नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, तो अब इसी गद्यांश में हम आपको इसका अर्थ बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे ऊपर चलते हैं गद्यांश में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। क्या सूचित करती है? कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। ठीक है, अब बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? ठीक है, युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो उत्तर में हम देखते हैं बच्चों कि जो युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है, तो यहाँ पर बच्चों हम आपको इसी गद्यांश में बताएंगे उत्तर। देखते हैं यहाँ पर देखो लिखा हुआ भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। तो इसलिए कह सकते हैं युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? तो भाषा युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, अब बच्चों इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न बचता है इसमें, जिसे लिखा है इसमें कि अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको इस गद्यांश की पहली लाइन में बताया था कि जो अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है अन्य दूसरे पर आश्रित अर्थात दूसरे पर टिकी हुई, इसे कहते हैं अन्योन्याश्रित अर्थात दूसरे पर टिकी हुई। और जो परंपरागत होता है, परंपरागत का अर्थ होता है परंपरा से चली आ रही पद्धति, उसे ही हम परंपरागत कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों
हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए गद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।